हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 13। बेटा हमने चैप्टर 13 में लास्ट टाइम C4 साइकिल कंप्लीट कर ली थी, बिफोर C3 साइकिल कंप्लीट कर ली थी। बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थैंक bankofbiology.com बिकॉज वी आर यूजिंग देयर PDF। आई एम यूजिंग देयर PDF फॉर टीचिंग पर्पस। अभी ये जो फोटो रेस्पिरेशन C4 साइकिल हम करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें कवर करना है, दैट इज अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। अब ये फोटो रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि जब हमने C4 साइकिल पढ़ा था, तो उसमें जो फर्स्ट ही स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है ना कि जो आपका RUBP है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन होती है, इसको जो एंजाइम कैटेलाइज करता है रिबिस्को, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल फीचर है that this enzyme can bind with carbon dioxide also, this enzyme can bind with oxygen also। इसके नाम के पीछे ये जो C और O है, ये कार्बन और ऑक्सीजन को ही रेफर करता है कि एंजाइम कार्बन के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, सेम एंजाइम ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। और इसकी जो बाइंडिंग है वो कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग का मतलब होता है कि दोनों में से कौन बाइंड करेगा, वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज बाइंडिंग विद द एंजाइम और ऑक्सीजन इज बाइंडिंग विद द एंजाइम, डिपेंड्स अपॉन देयर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग वी हैव टू सी कि ये जो एंजाइम है, अगर ये नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, तो ये RUBP जो है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करेगा एंड इट इज़ बाइंडिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज़ डूइंग दिस रिएक्शन, नॉर्मल उसमें ये यही करता है। बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन दिस एंजाइम रिबिस्को कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अगर ये जो एंजाइम है रिबिस्को, ये ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन कर जाएगा, तो फिर ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस स्टार्ट कर देता है एंड दैट डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, वाई आई एम कॉलिंग इट अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर नॉर्मल प्रोसेस होता तो RUPP जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब बाइंड करता है रिब्यूस्को के प्रेजेंस में, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना चाहिए, C4 साइकिल चलनी चाहिए। C4 साइकिल जब चलेगी तो शुगर्स भी बनेंगे, ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये आपका एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। जैसे ही एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, अब ये जो मॉलिक्यूल था RUBP, ये उस मॉलिक्यूल को ही दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, एज सुन एज दिस एंजाइम बाइंड्स विद ऑक्सीजन, इट विल क्लीव दिस 5 कार्बन कंपाउंड RUBP इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। एक जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें 3 कार्बन्स हैं, यू कैन सी इट हेयर। और ये जो 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और एक 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल भी बनता है, जिसको कि हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये जो 5 कार्बन वाला RUBP था, ये दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया, एक में 3 कार्बन है, एक में 2 कार्बन है। और अगर RUBP ही ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया दो मॉलिक्यूल्स में, तो ऑब्वियसली उस केस में पूरा C4 साइकिल स्टॉप हो जाएगी। अगर C4 साइकिल स्टॉप हो गई, तो प्लांट ना तो ATP बना पाएगा, ना ही प्लांट NADPH बना पाएगा। ठीक है, पूरा C4 साइकिल अगर स्टॉप हो गई है, प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर एनीथिंग, नीदर द प्लांट कैन प्रिपेयर ATP नॉर द प्लांट कैन प्रिपेयर NADPH। सो इसीलिए हम इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो प्लांट के लिए बेनिफिशियल कौन सी सिचुएशन है, जब रिबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करे, क्योंकि अगर रिबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है, तो फिर ये कार्बोक्सिलेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप है C4 साइकिल का, उसको कैटेलाइज करेगा। लेकिन अगर ये एंजाइम रिबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया, फिर वो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीजनेशन मीन्स कि वो ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड कर रहा है, देन इट विल स्टार्ट दिस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें कि उसने इस 5 कार्बन वाले RUBP को एक 3 कार्बन कंपाउंड और एक 2 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक कर दिया। C4 साइकिल पूरा स्टॉप हो जाएगी, RUBP भी डैमेज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली प्लांट के लिए बहुत लॉस है, क्योंकि प्लांट ना तो अब ATP बना पा रहा है, ना ही प्लांट NADPH बना रहा है, C4 साइकिल भी स्टॉप हो गई है। सो दैट इज़ वाई दिस फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, क्योंकि इसमें देखो एक 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल भी बनता है, तो इसको कुछ जगह जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको C2 साइकिल भी कहते हैं।
तो प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में इसको लिख लेना. दिस इज़ कॉल्ड C2 साइकिल. इसको कुछ जगह पे, ठीक है, पीसीओ साइकिल भी कहा गया है. एक ही चीज़ है बट इसके नेम अलग अलग हैं. इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन. फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, ठीक है. फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस में 5 कार्बन कंपाउंड यूज होना चाहिए था उसका ब्रेकडाउन हो गया है. तो अगर फोटोसिंथेटिक आरयूबीपी का ही ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली C4 साइकिल पूरा स्टॉप हो जाएगी. प्लांट कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली. सो दिस स्टेप और दिस साइकिल, इसके दो और नेम्स हैं. ईदर वी कैन कॉल इट एज C2 साइकिल और वी कैन कॉल इट एज PCO साइकिल. अब ये प्रोसेस जो है हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करना. एनसीईआरटी में बस इतना ही मेंशन्ड है कि 5 मॉलिक्यूल आरयूबीपी जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है. और ये जो प्रोसेस है ये वेस्टफुल है, लेकिन इसमें एक्चुअली 3 सेल ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं. फर्स्ट वन जो इसमें पार्टिसिपेट करता है वो है क्लोरोप्लास्ट. एक्चुअली ये बहुत बड़ी साइकिल है. ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूरा डिटेल में वहाँ पे साइकिल उसको स्टडी कर रहे होंगे. फिर पेरोक्सीजोम एक होता है सेल का पार्ट, वो भी इसमें इन्वॉल्व है. माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है. सो 3 सेल ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व. और हर ऑर्गेनल में कुछ 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 रिएक्शंस कंप्लीट होंगी तब जाके ये फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉर्म होते हैं. तो 3 सेल ऑर्गेनल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वेस्टफुल प्रोसेस है. तो प्लांट्स की ये कोशिश होती है कि वी हैव टू डिज़ाइन आर इंटरनल स्ट्रक्चर इन सच अ मैनर कि जो भी रिबिस्को एंजाइम है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करे. मतलब वो हमेशा कार्बोक्सिलेशन शो करे. ऑक्सीजन के साथ रिबिस्को एंजाइम कभी बाइंड ना कर पाए, ठीक है. अब जो हमने कल साइकिल पढ़ी थी C3 साइकिल, वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनका इंटरनल मशीनरी में डिफेक्ट है. मींस कि वो प्रिवेंट नहीं कर पाते आरयूबीपी को ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए. तो जो हमने C3 साइकिल वाली पढ़ी थी वहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं दे डू शो फोटो रेस्पिरेशन. तो अगर कोई प्लांट है जो C3 साइकिल शो कर रहा है, फोटो रेस्पिरेशन भी शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ईल्ड होगी, मतलब कि वो कितना फूड बना रहा है, ठीक है, हाउ मच फूड इट इज़ एबल टू प्रिपेयर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो डेफिनेटली कम होगी. तो यहाँ पे ये जो प्लांट है हमारा जो फोटो रेस्पिरेशन शो कर रहा है इसकी ईल्ड बहुत कम है C3 साइकिल वाले प्लांट्स की. लेकिन अगर हम C4 प्लांट्स की बात करेंगे तो C4 प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है या ईल्ड है कि मतलब वो कितना फूड बना रहे हैं इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा है. वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता. तो अगर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, साइकिल बहुत अच्छे से रन हो रही है, कोई आपका वेस्टफुल प्रोसीजर नहीं हो रहा, तो प्लांट्स ज़्यादा फूड बना सकते हैं, उनकी ग्रोथ जो होगी वो फास्टर होगी. सो अब हमें डिटेल में जब हम C4 साइकिल पढ़ेंगे हमें ये पूरा अच्छे से डिस्कस करना है कि C4 प्लांट्स की एनाटमी में ऐसा क्या स्पेशल फीचर है कि उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. ओके, उसके बाद चलो अब देखते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द C4 साइकिल एंड लेट्स सी कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल फीचर है कि वहाँ पे ये जो वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन वो होता ही नहीं है. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, ये कल मैंने आपको बताया था कि जो C4 साइकिल है उसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं. हैच एंड स्लैक पाथवे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज हैच एंड स्लैक पाथवे. ये हमारा है हैच एंड स्लैक पाथवे. उसके बाद ये जो C4 साइकिल है इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट में 4 कार्बन एटम्स हैं, इसीलिए साइकिल को हम कहते हैं C4 साइकिल, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो C4 साइकिल हैं, कल बैक एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन 1 डिस्कस कर रहे थे. अगर हमें दो प्लांट्स दिए हैं, हम उनको एक्सटर्नली देख रहे हैं, ठीक है. By looking at them externally, we will not be able to differentiate whether the plant is C3 or C4. But if we observe the plant, if we observe the given plants internally, then we will be able to find it out whether the plant is C3 or C4, ठीक है. अब ये हम कैसे find out करते हैं? Let's now discuss that. तो मैं कल आपको बता रही थी कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्रैंस एनाटमी प्रेजेंट है, ठीक है. क्रैंस वर्ड का लैटिन में मतलब होता है रीथ. जैसे गोल फूलों की माला होती है इंडिया गेट पे या किसी भी ऐसी जगह पे,
आपने देखा होगा कई बार प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ ऐसे गोल सर्कुलर फ्लावर गार्लैंड जो होती है वो ले करते हैं। तो अगर ऐसे सर्कुलर शेप में फ्लावर गार्लैंड वाली शेप है, फूलों की माला गोल जैसे होती है वैसी वाली शेप है, तो उस शेप को बोलते हैं रीथ। तो जितने भी C4 प्लांट्स हैं उनकी इंटरनल एनाटमी में ये रीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके लिए फिर हम एक टर्म यूज़ करते हैं, क्रैन्स एनाटमी। ठीक है, सो वी हैव टू यूज़ दिस टर्म क्रैन्स एनाटमी। अब ये क्रैन्स एनाटमी के लिए एक्चुअली हमने चैप्टर 6 ऑफ सिलेबस में नहीं है, बट वहाँ पे एक टॉपिक था दैट वी हैड टू स्टडी द टीएस ऑफ लीफ। डाइकॉट लीफ का गिवन है, बट ये कई बार मोनोकॉट्स में भी होती है क्रैन्स एनाटमी, कुछ मोनोकॉट प्लांट्स में भी दिख जाएगी। तो अगर हम उन प्लांट्स की लीफ सेक्शन को देख रहे हैं, जैसे ये तो एपिडर्मिस हो गई प्लांट का लीफ का, ये बाहर क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल है। लीफ के अंदर एक स्पेशल टाइप का पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मीजोफिल। ठीक है, पैरेनकाइमा आपने क्लास 10 में पढ़ा था, नॉर्मल सेल्स होती हैं जिनकी सेल वॉल बहुत सॉफ्ट है। तो ये जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं इनके अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो दोज पैरेनकाइमा सेल्स विच आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन देम लीफ में प्रेजेंट होती हैं। ऐसी पैरेनकाइमा सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मेसोफिल सेल्स हैं, मतलब ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं, दे आर कंटेनिंग क्लोरोफिल, दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। अब ये मेसोफिल सेल्स भी दो टाइप की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। अगर वो ऐसे लॉन्ग शेप की हैं तो उसको हम बोलेंगे पैलिसेड। अगर वो ऐसे सर्कुलर सर्कुलर हैं तो हम उसको बोलेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल। दो टाइप में होती हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। ओके, अब ये जब हम लीफ का डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन बना हुआ है जहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, ये इस लीफ का वैस्कुलर बंडल्स हो गए। वैस्कुलर बंडल्स मींस इट इज हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। और इसके आसपास ये जो ग्रीन कलर की एक ऐसे आप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का वैस्कुलर बंडल है उसके आसपास ग्रीन कलर की एक सेल्स की ऐसे लेयर बनी हुई है। सिर्फ उस ग्रीन वाली सर्कुलर लेयर को देखो, वो ऐसे नजर आ रही है। ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है बंडल शीथ। तो ये जो बंडल शीथ है बच्चे, इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गोल फूलों की माला सर्कुलर गार्लैंड के शेप में अपीयर हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन देम, इसके लिए फिर हम टर्म यूज करते हैं क्रैन्स अनैटमी। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे क्रैन्स अनैटमी। ठीक है, तो जिस भी लीफ के अंदर, यहाँ तो ये डाइकॉट में शो करा हुआ है, कई बार कुछ मोनोकॉट्स में भी होता है। तो किसी भी प्लांट के अंदर अगर क्रैन्स एनाटमी प्रेजेंट है, मीन्स कि ऐसे सर्कुलर शेप में बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है, क्रैन्स एनाटमी अगर प्रेजेंट है, तो दैट प्लांट विल बी शोइंग C4 साइकिल। तो हम प्लांट को एक्सटर्नली देख के नहीं बता सकते कि वो C3 साइकिल है या C4 है, लेकिन अगर हम इंटरनली देखेंगे और अगर उसमें क्रैन्स एनाटमी प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्लांट है ये C4 साइकिल को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, C4 साइकिल को डिस्कस करते हैं। पहले हम साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट कर रहा है प्लांट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी हैव टू डिस्कस। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपकी बुक में C4 साइकिल का बना हुआ है, इसमें इन्होंने दो सेल्स दिखाई हैं, एक है मीजोफिल सेल, एक है बंडल शीट सेल। ये आपको क्लियर करने के लिए फिर से पीछे वाले डायग्राम पे लेके जाती हूँ। देखो, ये बंडल शीट सेल्स हुए ग्रीन कलर की, जो सर्कुलर लेयर में बनी थी वो वाली हैं। और ये आसपास चाहे स्पॉन्जियो पैलिसेड हो, ये सारी मीजोफिल सेल्स हैं, मतलब पैरेनकाइमा सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो दो सेल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, लीफ की हम बात कर रहे हैं। एक है मीजोफिल सेल, मतलब पैरेनकाइमा सेल जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, एक है हमारी बंडल शीट सेल। अब नाउ व्हाट विल हैपन, बंडल शीट सेल्स जो हैं वो चारों तरफ मीजोफिल सेल से सराउंडेड हैं। तो ये जो हमारी मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैप करना वो स्टार्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पे एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जिसमें कि 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, इसका नेम है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं PEP, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। बाहर में एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो लीफ के स्टोमेटा के थ्रू मीजोफिल में एंटर होगी। एंड वी नो कि सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो ये इस वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देगा H2CO3। फिर ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और बाई कार्बोनेट आयन का, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आई है वो बाई कार्बोनेट आयन में चेंज हो जाएगी। इट इज चेंजिंग इनटू HCO3 नेगेटिव। अब ये जो HCO3 नेगेटिव था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में,
कि ये कंबाइन कर रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और फर्स्ट स्टेप जो हमारा हो रहा है दैट इज फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनिशियल जहाँ से भी साइकिल स्टार्ट होनी है उस मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो चुकी है। दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड फिक्सेशन। तो जब फिक्सेशन होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसमें 3 कार्बन थे, दोनों ज्वाइन हो गए, तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें 4 कार्बन है। यहाँ पे देखो लिखा है ना C4 एसिड, 4 कार्बन्स हैं, इसीलिए इस साइकिल का जो नेम है वो होता है C4 साइकिल। मैंने आपको बताया था ये नॉर्म फॉलो करते हैं साइंटिस्ट कि जब भी किसी प्रोसेस को स्टडी करेंगे उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उसको यूज़ करते हैं उसकी नेमिंग के लिए। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, इसीलिए साइकिल का नेम है C4 साइकिल। अब उसके बाद ये जो C4 एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है। ये आपका मैलिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको अभी सिर्फ नाम पढ़ लो। केमिस्ट्री में शायद 11th या 12th में, ऑर्गेनिक में आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको अच्छे से कराएंगे। मैलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। ये 4 कार्बन एसिड होता है, COH ग्रुप्स होते हैं इनमें, तभी हम पीछे वर्ड एसिड लगा रहे हैं। या फिर ये एस्पर्टिक एसिड हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का बनता है, ठीक है। इनका फॉर्मूला सेम है, मतलब कि इनमें 4 कार्बन एटम्स होंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है। तो ईदर इट कुड बी मैलिक एसिड और इट कुड बी एस्पर्टिक एसिड और इट कुड बी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आप नेट पे भी इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेक कर सकते हो। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स में 4 कार्बन होते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसमें 4 कार्बन्स हैं, सो दैट इज़ वाई दिस एसिड विल बी कॉल्ड C4 एसिड। अब ये जो C4 एसिड बना है, ठीक है, आपको पता है दो प्लांट सेल्स आपस में उनकी सेल वॉल हार्ड होती है, लेकिन वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ऊपर वाली सेल जो हमारी मीजोफिल है और बंडल शीथ सेल्स, वो यू कैन सी हेयर कि प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है। तो ये जो C4 एसिड यहाँ पे बना है मीजोफिल सेल के अंदर, now this will be transported into the bundle sheath cell। ये bundle sheath cell में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। bundle sheath cell में जब ये ट्रांसपोर्ट हो गया, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। अब ये जो C4 एसिड था ये डीकार्बोक्सिलेशन शो कर रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसने अपने अंदर, क्योंकि ये जो भी एसिड बनता है उसके अंदर COH ग्रुप होता है, ठीक है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इजीली रिलीज हो सकती है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। और यहाँ पे ये जो हमारी बंडल शीथ सेल्स थी जो कि वैस्कुलर बंडल के राउंड मैंने आपको दिखाई थी, इसके अंदर नॉर्मल रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है जो कि आपका C4 साइकिल के लिए, C3 साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वाला एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके C3 साइकिल में ये एंजाइम जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई उसके बाद ये C3 एसिड एक बनता है। ये जो C3 एसिड बन रहा है इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फिर ये C3 एसिड ट्रांसपोर्ट होके वापस से मीजोफिल सेल में आ गया, फिर रीजनरेशन हो गया, मतलब उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत जो चेंजेस होने थे वो चेंजेस हो गए, और ये एसिड फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है उसमें फॉर्म हो गया। तो ये प्रोसेस भी हमारा सर्कुलर प्रोसेस है, मतलब जिस मॉलिक्यूल से साइकिल स्टार्ट हुई वही मॉलिक्यूल हमारा दोबारा फॉर्म हो जाता है। ओके, तो PEP दोबारा बन गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मैं बताना भूल गई, अब बता देती हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें बाइकार्बोनेट आयन और फॉस्फेनॉल पायरुवेट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, नेम ऑफ दिस एंजाइम, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है, पेपकेज एंजाइम है, एंड दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस, ठीक है। सो इसको एक बार आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखोगे, इसको अच्छे से लर्न करना है, ये एग्जाम में बहुत आता है। C3 साइकिल भी ड्रॉ करने को आती है, C4 साइकिल भी ड्रॉ करने को आती है, तो ये आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि जो हमारे C4 प्लांट्स हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, ठीक है। देखो जो हमारे C4 प्लांट हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होती है मीजोफिल में और बंडल शीथ सेल्स में चली जाती है, पीछे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब आप ये चीज़ देखो कि हमारी बंडल शीथ सेल्स ये वाली हैं और चारों तरफ वो यू कैन सी मीजोफिल सेल से कवर्ड है, चारों तरफ मीजोफिल सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बंडल शीथ सेल्स कम है। तो ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इसके अंदर तो रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है,
और ये जितने भी मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर पेपकेज एंजाइम प्रेजेंट है, कि मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ट्रैप करेंगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीथ सेल्स के अंदर भेज देती हैं। देखो ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनके अंदर रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, ये C3 साइकिल शो कर रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा, क्योंकि बंडल शीथ सेल्स को बिल्कुल लीफ के बीचों बीच प्रेजेंट है, वो बाहर का जो भी स्टोमाटा है उससे टच में नहीं आ रही है और चारों तरफ वो मीजोफिल सेल से सराउंडेड है। एवरी मीजोफिल सेल, हर सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर C4 एसिड बन रहा है, वो अपना C4 एसिड इन मीजो बंडल शीथ सेल्स के पास भेजती रहती है। और ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इसमें जब C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। thousands and thousands of, thousand क्या बल्कि lakhs of such C4 acid molecules are entering inside these bundle sheath cells। तो उसका नेट रिजल्ट ये होगा कि इस एंजाइम के पास, इस एंजाइम के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्टोमाटा के टच में तो नहीं है, लीफ के बिल्कुल बीचों बीच है, चारों तरफ मीजोफिल सेल से घिरा हुआ है। तो मीजोफिल सेल्स जो C4 एसिड बना के इसको दे रहे हैं, तो जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जो कि स्टेप अभी हमने पढ़ा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अमाउंट बंडल शीथ सेल्स में हमेशा बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये जो एंजाइम है ये कभी भी ऑक्सीजन के टच में नहीं आ पाता है, ठीक है। अगर ये एंजाइम ऑक्सीजन के टच में नहीं आ पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके आसपास हमेशा ज़्यादा होगी, तो ये एंजाइम हमेशा वही वाली जो नॉर्मल C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप है कि RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसी स्टेप को करेगा। मतलब ये हमेशा कार्बोक्सिलेशन शो करेगा, ऑक्सीजन उसके आसपास है ही नहीं। ऑक्सीजन अगर उसके आसपास नहीं है तो वो कभी ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी नहीं कर पाएगा और फोटो रेस्पिरेशन शो भी नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई जितने भी C4 प्लांट्स हैं उनकी एनाटमी, ये क्रैंस एनाटमी होने का फ़ायदा क्या है, सिर्फ बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को एंजाइम है, बाकी ये जितनी भी मीजोफिल सेल्स होती है ना इनके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, ठीक है। अगर इनके अंदर भी रुबिस्को एंजाइम होता तो फिर इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती। जितने भी मीजोफिल सेल्स हैं वो आपकी फोटोसिंथेसिस जब करने की कोशिश करती रुबिस्को एंजाइम के थ्रू, तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होने की प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे प्लांट ने किस तरीके से अपने आप को स्पेशल बनाया है कि ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। क्योंकि ये स्टोमाटा के आसपास होती हैं, ऊपर भी अगर कोई स्टोमाटा है तो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, या प्लांट में भी जो ऑक्सीजन बन रही है मीन्स चांसेस हैं कि वो एंजाइम ऑक्सीजन के टच में आ जाएगा। तो जहाँ पे भी मीजोफिल सेल्स हैं उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है, उनके अंदर सिर्फ पेपकेज एंजाइम प्रेजेंट है। मतलब उनका काम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करो और जो भी तुमने C4 एसिड बनाया है उसको बंडल शीथ सेल में भेजते जाओ। बंडल शीथ सेल में ही सिर्फ रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा। सो उससे ये बेनिफिट है कि जो ये रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल में है उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमेशा ज़्यादा रहेगा, उसके आसपास ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा, तो ये एंजाइम हमेशा C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप कर पाएगा, फोटो रेस्पिरेशन कभी भी शो नहीं कर पाएगा। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस। इसको प्लीज़ एक बार आप अच्छे से कर लेना। फोटो रेस्पिरेशन भी हमने कर लिया है। अब ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, और ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है। कम से कम 10 डिफरेंसेस आपको अच्छे से लर्न करने हैं बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल। तो यहाँ पे देखो जो C3 साइकिल है उसमें फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल में होगा। C4 साइकिल में जो फोटोसिंथेसिस है वो मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स दोनों में हो रहा है। यहाँ पे क्रैंस एनाटमी एब्सेंट है, C4 प्लांट्स में क्रैंस एनाटमी प्रेजेंट है। वहाँ पे सबसे पहला मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है वो RuBP है, यहाँ पे PEP है। जब आप अपनी NCERT से रीड करोगे तो एक पॉइंट उन्होंने और बताया हुआ है कि जो फर्स्ट एक्सेप्टर है उसमें 5 कार्बन है, यहाँ पे जो साइकिल का फर्स्ट एक्सेप्टर है मतलब जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है उसमें 3 कार्बन है। वो भी आप एक डिफरेंस बना के लिख सकते हो। तो आपकी बुक में पेज नंबर 221 पे टेबल बना हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेना, उसमें सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसका नेम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे जो फर्स्ट बनता है 90% या मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ऑक्सैलो एसिटिक बनता है जिसके अंदर की 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए साइकिल का नेम C4 है।
इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए साइकिल का नाम C3 साइकिल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रैनल है। ये वर्ड एनसीईआरटी में भी जब आप रीड करोगे कहीं पे छोटा सा दिया होगा। ग्रैनल वर्ड का मतलब होता है कि जो C3 प्लांट्स की लीफ में मीजोफिल है। ग्रैनम मतलब जो थैलेकॉइड एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस्ड होकर ग्रैनम बनाते हैं, तो अगर किसी थैलेकॉइड में ऐसा ग्रैनम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा हम उसको बोलते हैं ग्रैनल। तो मतलब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रैनम प्रेजेंट है, सो वी आर कॉलिंग इट ग्रैनल। यहाँ पे C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट दो टाइप के होते हैं, मतलब जो नॉर्मल मीजोफिल सेल है वहाँ पे तो ग्रैनल होंगे, मतलब उनमें ग्रैनम प्रेजेंट है, थैलेकॉइड एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस्ड होके ग्रैनम बना रहे हैं। लेकिन जो बंडल शीट सेल्स हैं वहाँ पे ए ग्रैनल है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आप अगर लॉजिकली सोच रहे हो कि नेचर ने ऐसा क्यों किया है, वहाँ पे ए ग्रैनल टाइप के क्यों बनाया उसने क्लोरोप्लास्ट, तो आप रिकॉल करो कि ये जो ग्रैनम होता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन रिकॉल करो कि ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होती है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो जब भी वाटर स्प्लिट होगा तो प्रोटॉन बन रहे हैं, ठीक है, उसमें फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन बनता है। तो अगर यहाँ पे बंडल शीट सेल में ग्रैनम अगर प्रेजेंट होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब भी होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा। लेकिन प्लांट ने इतनी मेहनत जो करी है कि उसने क्रैन्स एनाटमी बनाई, उसने बंडल शीट सेल्स को चारों तरफ मीजोफिल से सराउंड किया, अगर वहाँ पे ग्रैनम वाले क्लोरोप्लास्ट हो गए तो उसका पर्पस फेल हो जाएगा, क्योंकि वो जो एंजाइम था रिबिस्को जो कि बंडल शीट सेल में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के टच में आ जाएगा, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो हमेशा होता है। तो वहाँ पे उसने एक और चेंज करा है, एक और मॉडिफिकेशन की है कि उस टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रैनम होता ही नहीं है। तो जब ग्रैनम ही नहीं होगा तो वहाँ पे कोई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगी। तो ये जो एंजाइम है रिबिस्को वो कभी भी ऑक्सीजन के टच में नहीं आ पाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारे फैक्टर्स होने का इफेक्ट ये है, ग्रैनम एब्सेंट होने का रीज़न ये है ताकि जो एंजाइम रिबिस्को बंडल शीट में प्रेजेंट है वो कभी भी ऑक्सीजन के टच में नहीं आ पाएगा, हमेशा उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहेगी। तो ये हमेशा फर्स्ट स्टेप शो करेगा C3 साइकिल का। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, C3 प्लांट्स में हमें पता ही है फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा है, C4 प्लांट्स में होता ही नहीं है, हो भी रहा है तो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे एक और पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो C3 प्लांट्स है उनका कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन पॉइंट ज़्यादा है। वैसे अभी हमने पढ़ना है, आगे पढ़ लेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, लीव इट। उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं ये 25 डिग्री टेम्परेचर तक अच्छा सा अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। इनका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो होता है 35 से 45 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद लर्न सम एग्जाम्पल, एक दो पॉइंट और बना के लिख लेना, 10 पॉइंट्स बना के इसको कॉपी में अच्छे से कर लो, बिकॉज इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद फिर अब हमें करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, प्लांट के इंटरनल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट की एज कितनी है, लीव्स कितनी है। मान लो कोई छोटा सा प्लांट है, जस्ट अभी बना ही है, सीड से स्प्राउट ही हुआ है, दो ही लीफ हैं, तो ऑब्वियसली उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम होगा। कोई बहुत बड़ा प्लांट है, बैनियन ट्री है, बहुत लार्ज साइज है, किलोमीटर्स तक फैले होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा। तो प्लांट की इंटरनल कंडीशन भी मैटर करती है कि उसकी एज कितनी है, उस पर कितनी लीव्स हैं। अगर पतझड़ का मौसम चल रहा है, सारी लीफ ऑलमोस्ट शेड हो चुकी हैं, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर स्प्रिंग सीजन है, नई नई लीव्स फॉर्म हुई हैं, बहुत सारी लीव्स प्लांट के ऊपर हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा। तो सीजन भी जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। उसके बाद लीफ के अंदर क्लोरोफिल है या नहीं है, ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। बट जो हमारे एनसीईआरटी में है वो ये 4 फैक्टर्स हैं, एंड नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, अब एक छोटा सा लॉ भी हमारी बुक में गिवन है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई फैक्टर है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट कर रहा है, लाइट अफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, वाटर अफेक्ट कर रहा है, तो जो भी फैक्टर सबसे स्मॉल या मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है
वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड करेगा। मान लो कोई प्लांट है हमारे पास, उसके अंदर क्लोरोफिल भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, ठीक है, टेम्परेचर भी उसको जितना चाहिए प्लांट को उतना मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, लेकिन अगर मान लो इस प्लांट को वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो वाटर डिसाइड करेगा ना कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रेट पे है। जैसे जैसे पानी का अमाउंट बढ़ता जाएगा सॉइल में, तो प्लांट का भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई भी प्रोसेस है which is getting influenced by three or more factors, तो जो भी फैक्टर सबसे मिनिमम या लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करता है। सो दिस लॉ इज कॉल्ड ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। पता ही है भाई, पानी कम मिल रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। जैसे जैसे पानी का अमाउंट बढ़ता जाएगा रेट ऑफ फोटो, बाकी सारी चीज़ें तो जितनी चाहिए उतनी उसको ऑलरेडी उसके पास है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो चीज़ कम है वही तो उसके प्रोसेस को स्लो करेगी। तो जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट हो जाएगा। देन वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज अबाउट लाइट, कि लाइट की कैसे अफेक्ट होता है, लाइट कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। ओके, उसमें एक ग्राफ आपकी बुक में गिवन है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ, इसके एक्स एक्सिस पे एक पैरामीटर गिवन है लाइट इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे एक पैरामीटर गिवन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये ग्राफ ये कहता है कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, स्टार्टिंग में लाइट इंटेंसिटी जीरो है, प्लांट एकदम डार्क पे है, gradually we are increasing the light intensity, so we can see rate of photosynthesis increase हो रहा है। और एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जिसके बाद आप जितना मर्जी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर लो, प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, प्लांट का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाली वैल्यू जो हो गई लाइट इंटेंसिटी की, वो प्लांट का सैचुरेशन लेवल रिप्रेजेंट कर रही है। सैचुरेशन लेवल मतलब इससे ज़्यादा लाइट प्लांट को नहीं चाहिए, अगर मिल भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारा कांस्टेंट हो चुका है। तो हम इसको ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। मीन्स दिस इज़ द मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड अगर हम कुछ इंक्रीज करेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, बिकॉज आफ्टर दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ बिकम कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये वाला ए पॉइंट अगर हम देख रहे हैं, तो क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट ये है, जब तक हम इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे तो ये फैक्टर उसके लिए लिमिटिंग है, मतलब जितना उसको चाहिए उससे कम ही है ना, तो जितना बढ़ता जा रहा है उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में एक पॉइंट जो हमें इसमें करना है एज पर दी एनसीईआरटी, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कि हमें सैचुरेशन लेवल डिस्कस करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के विद रिस्पेक्ट टू C3 एंड C4 प्लांट। देखो जो C4 प्लांट्स हैं उनके पास तो रुबिस्को एंजाइम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का ऑलरेडी एक मेथड प्रेजेंट है। तो उनका जो सैचुरेशन वैल्यू होती है वो होती है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूनिट यूज़ की है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। सो इट्स जस्ट अ यूनिट यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये 360 इसकी वैल्यू है, मतलब 360 अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मिल जाएगी तो ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उसके बियॉन्ड उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। बट जो C3 प्लांट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर तो कोई मैकेनिज्म होता नहीं है बंडल शीथ सेल्स में या रुबिस्को एंजाइम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज करने का, तो जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो 450 है, मतलब उनको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपने सैचुरेशन लेवल को अचीव करने के लिए। तो मान लो अगर आपके पास ग्रीन हाउस है कोई, मतलब आपने कई बार देखा हो ना फार्मर्स क्या करते हैं कि जो भी उनके प्लांट्स हैं उसको ऐसे ग्रीन शीट से कवर कर देते हैं। तो जब आप ग्रीन शीट से कवर करके C3 प्लांट्स को ग्रो कर रहे, देखो नॉर्मल फील्ड में ग्रो करोगे तो जितनी उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उतनी तो उनको मिलती नहीं है, तो उनका रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होगा। लेकिन अगर आप C3 प्लांट्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट C3 प्लांट्स, उनको ऐसे ग्रीन हाउस में अगर ग्रो कर रहे हो तो वहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि यह पूरी तरफ से शीट कवर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए उतनी उनको मिल जाएगी, तो उनका रेट ऑफ ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो जब आप उनको ऐसे ग्रीन शीट में ग्रो कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ग्रीन शीट में ट्रैप हो गई है, तो जो रुबिस्को एंजाइम है उसके आसपास एयर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन के साथ उसके बाइंड करने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। सो अगर आप C3 प्लांट्स को ऐसे ग्रीन हाउसेज में ग्रो करोगे, दे विल ग्रो एट अ फास्टर पेस। जैसे पोटैटो है, स्ट्रॉबेरी है, कई बार फार्मर्स उसके ऊपर ऐसे ग्रीन शीट लगा के ग्रो करते हैं,
क्योंकि जब ऐसे ग्रीन शीट लगा के ग्रो करोगे तब वो फास्ट रेट पे ग्रो कर जाएंगे. देन वी हैव थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर. इसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस इसको आप इतना याद रखो कि जो C3 प्लांट्स है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है. जो C4 प्लांट्स हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हायर होता है, उनका 35 डिग्रीज तक टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है. ठीक है, अबव 40 डिग्री भी वो ईजिली टॉलरेट कर सकते हैं. और जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप में होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन. ठीक है. देन वी हैव फोर्थ फैक्टर. ये फैक्टर्स एक बार रीड कर लेना. ठीक है, इसमें ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाना है हमने. C3 C4 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये 5 टॉपिक तो इस चैप्टर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, 5 मार्कर क्वेश्चन में. तो इस टॉपिक में से आपने, इस चैप्टर में से 5 टॉपिक एकदम टिप्स पे करने हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उनका जो डायग्राम बना है एनसीईआरटी में वो भी प्रैक्टिस करो, डिफरेंसेस भी करो. उसके बाद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अच्छे से करो. C3 साइकिल पूरा अच्छे से करो 5 मार्कर क्वेश्चन में. C4 साइकिल करो. ये आपके ये आपके एग्जाम्स में आता ही आता है. फैक्टर्स एक बार रीड करके छोड़ दो, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता है. शुरू के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आता है. और एक टॉपिक और करना है जिसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो है एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम. तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बस ये 5-6 टॉपिक कर लो, आपका चैप्टर जो है वो अच्छे से हो जाएगा प्रिपेयर. नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट फैक्टर, वाटर. ये जो वाटर है ये कैसे डिसाइड कर रहा है, क्योंकि देखो जब वाटर नहीं होता, वाटर जो होता है सेल्स को पूरा ऐसे टर्जिड रखता है, मतलब सेल्स पूरा जब ऐसे स्वॉलन स्टेट में होंगी, टर्जिड होंगी, तभी लीफ ऐसे बिल्कुल एकदम फ्रेश सीधी खड़ी रहती है. आपने देखा होगा अगर आपके घर में कभी कोई प्लांट लगा हुआ है, आप उसको पानी देना भूल गए हो, गर्मियों का सीज़न है, तो वैसे मुरझा जाता है, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं विल्टिंग. मतलब उसके पत्ते ऐसे पूरा मुरझा जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी. तो जब तक सेल्स, प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, सेल्स के अंदर अगर ऐसे वाटर शॉर्टेज हो गई तो सेल्स बिल्कुल साइज में श्रिंक हो जाते हैं एंड लीव्स पूरा विल्ट हो जाएंगी. तो प्लांट अगर ऐसे विल्ट हो गया तो प्रॉब्लम नंबर 1. सेकंड, हमें पता है कि जो वाटर है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब तक वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे प्लांट को, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरा स्टॉप हो जाएगा. तो वाटर बहुत ज़रूरी है, बिना वाटर के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो नहीं कर पाएंगे. ओके. इसीलिए जब सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, तो प्लांट्स की डेथ हो जाती है, बिकॉज विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव. नाउ लेट्स डू द बैक एक्सरसाइज. फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर थर्ड को और फोर्थ को आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, even though a few cells in C4 plant carry out biosynthetic Calvin pathway, yet they are highly productive. इसमें आपको बताना है कि जो C4 plants होते हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, सिर्फ बंडल शीट सेल्स में रुबिस्को प्रेजेंट है, लेकिन तब भी वो ज़्यादा फूड बना लेता है C3 प्लांट से. वहाँ तो हर मीजोफिल सेल में है रुबिस्को एंजाइम, यहाँ पे सिर्फ बंडल शीट सेल में, लेकिन तब भी वो फूड ज़्यादा बना लेता है, सिंपली बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन एबसेंट है. रुबिस्को एंजाइम के आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, बिकॉज चारों तरफ की मीजोफिल से C4 एसिड जो बन के आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके आसपास रिलीज कर रहा है, और वो लीफ के बीच में है, तो स्टोमेटा के टच में भी नहीं है. उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रैनल है, ऑक्सीजन बन भी नहीं रही है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड उस एंजाइम के आसपास ज़्यादा होगी, फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, तो वो फूड ज़्यादा बना सकता है. ओके. उसके बाद क्वेश्चन 4 है, Rubisco is an enzyme that act both as a carboxylase and oxygenase. Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4 plant? तो इसका आंसर बिल्कुल थर्ड वाले का सेम है. थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, एक ही करना कोई दोनों में से क्वेश्चन. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5. Suppose there were plants that had high concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A. Would it carry out photosynthesis? Then why do plants have chlorophyll B and other accessory pigment? तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अगर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं है, एंड वी नो क्लोरोफिल ए जो होता है वो प्लांट का रिएक्शन सेंटर है, तो अगर रिएक्शन सेंटर ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा. मीन्स प्लांट इज नॉट एबल टू शो
मच फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि रोल क्या है सेंसिटिव पिगमेंट का। तो मैंने आपको बताया था इसके दो रोल हैं कि ये डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है और उसको क्लोरोफिल ए को पास ऑन कर देता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये क्लोरोफिल ए को उसका डैमेज नहीं होने देता बाय द प्रोसेस ऑफ photo oxidation. So it is given in the NCERT. Write it in the textbook, in your notebooks. Why is the color of a leaf kept in dark, frequently yellow और पेल ग्रीन? विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? देखो जो हमारी लीफ होती है, ग्रीन लीफ है, उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जैंथोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट है। ये जो जैंथोफिल होता है, दिस इज अ येलो कलर पिगमेंट। अब क्लोरोफिल ए का अमाउंट जब लीफ यंग स्टेज में होती है, क्लोरोफिल का अमाउंट जैंथोफिल से हमेशा ज़्यादा होता है। तो जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर है वो जैंथोफिल के येलो कलर को मास्क कर देता है, इसलिए हमें लीफ ग्रीन नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे लीफ ओल्ड होती जाएगी तो ये जो क्लोरोफिल है ये डैमेज होता जाएगा, ग्रीन पिगमेंट कम होता जा रहा है, तो येलो डोमिनेट कर जाएगा। दोनों प्रेजेंट होते हैं, कौन सा ज़्यादा है वो लीफ का कलर डिसाइड करता है। एंड दैट इन टर्न इज डिसाइडेड बाय द एज ऑफ द प्लांट। जब तक लीफ यंग है उसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो ग्रीन कलर जो है वो येलो को हाइड कर देता है, मास्क कर देता है। लेकिन जब लीफ ओल्ड हो जाती है, क्लोरोफिल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ग्रीन कलर कम हो गया, येलो तो अभी भी उतना ही है। तो ये जो जैंथोफिल पिगमेंट है ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ओल्ड एज भी हो रही है लेकिन जैंथोफिल नहीं डैमेज होता क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्लोरोफिल से ज़्यादा स्टेबल है। तो जो येलो कलर है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा ओल्ड एज में, और लीफ कलर हमें जो अपीयर होगा दैट वुड बी येलो। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. Look at the leaves of the same plant on shady side and compare it with the leaves on sunny side. Okay, or compare the potted plants kept in sunlight with those in shade. Which of them has leaves are darker green? Okay, actually आप ये क्वेश्चन मैं आपको होम असाइनमेंट में दे रही हूँ। आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारे प्लांट्स होंगे। देखो लीफ की दो सरफेस होती हैं, जो ऊपर वाली साइड है उसको हम बोलते हैं अपर सरफेस, ठीक है। जो नीचे वाली सरफेस होती है जो सॉइल को फेस कर रही है उसको बोलते हैं लोअर सरफेस। अब आप एक काम करोगे, देखोगे अपने घर के आसपास एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड देयर लीफ, कि अपर सरफेस का कलर और लोअर सरफेस का कलर कभी भी किसी प्लांट की लीफ का सेम नहीं होता। ग्रीन तो है बट ग्रीन की अलग अलग शेड होती हैं। तो ऊपर वाली साइड लाइट ग्रीन है या नीचे वाली साइड लाइट ग्रीन है, या ऊपर वाली साइड डार्क ग्रीन है नीचे वाली साइड डार्क ग्रीन है, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको मैंने होम असाइनमेंट दे दिया है। आप अपने घर के आसपास एटलीस्ट 5 नहीं तो 3, घर में तुलसी नॉर्मल छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं या घर के आसपास भी आप देख सकते हो, 3 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखो, अपर और लोअर सरफेस, और किस साइड पे कैसा कलर है, लाइट ग्रीन कौन सी साइड पर है, डार्क ग्रीन कौन सी साइड पर है, ये आप फाइंड आउट करोगे। एंड दिस यू विल टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये जो हमें ग्राफ हमने पीछे वो लाइट और वो वाला पढ़ा था, इसमें उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। एट विच पॉइंट ए बी और सी इन द कर्व द लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो पॉइंट ए पर ही लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। वो वाला ग्राफ ऐसे था अगर आपको याद हो, तो यहाँ तक ए था क्योंकि जितना उसको मैक्सिमम रिक्वायर्ड है उससे कम ही मिल रहा है, तो इस रीजन में लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, देन व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए। अब वो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो, उसके अलावा क्या लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इधर इट कुड बी यू नो कार्बन डाइऑक्साइड और इट कुड बी वाटर, वो हमें नहीं पता तो आप लिख सकते हो इट कुड बी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट? देखो ये जो ग्राफ था ये ऐसे था, सॉरी ग्राफ, ये सी है, ये वाला पॉइंट डी था। तो सी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट सैचुरेशन की किस पॉइंट पे प्लांट को जितनी लाइट चाहिए वो मिल जाती है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्लांट टोटल सनलाइट का 10% भी मिल जाएगा, उनका सैचुरेशन लेवल यही होता है। 99% प्लांट्स का यही होता है कि टोटल सनलाइट का 10% ही उनके लिए सैचुरेशन है। तो लाइट प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती अनटिल एंड अनलेस प्लांट जो है किसी ऐसे फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है जो बहुत ही डेंस है, घने जहाँ जंगल होते हैं, और जो नीचे छोटे प्लांट्स होते हैं बड़े प्लांट्स की शैडो में जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे उनको लाइट की शॉर्टेज हो सकती है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स के लिए लाइट कभी भी शॉर्टेज नहीं हो पाएगी क्योंकि टोटल का 10% भी मिल जाएगा, तो ये उनकी मैक्सिमम वैल्यू है, दे विल नेवर फील द शॉर्टेज। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है।
C3 C4 पाथवे मैंने बता दिया, 10 डिफरेंसेस एटलीस्ट कॉपी में लिखो और लर्न करो। साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये मैंने आपको ऑलरेडी फ़ोटो एक ग्रुप पे भेज दी थी, दोबारा मैं भेज दूंगी, प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। अनाटमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में क्रैंस अनाटमी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। जो डायग्राम मैंने दिखाया है वो डायग्राम भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो फ्रॉम योर NCERT। whatever doubts you are having in this chapter, we will discuss them in the next class. Thank you, students.